हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरह से चल रही होगी। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज जिसका आप लोग को बहुत दिनों से इंतज़ार था वो लेकर आ चुका हूँ। ठीक है। और हम लोग इसमें क्या करेंगे तो एमटीएस में जितने क्वेश्चन पूछे गए प्रीवियस ईयर में उन सारे क्वेश्चन को पूरे ऑपरेशन के साथ पढ़ेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिटेल्स एनालिसिस करेंगे। ठीक है। डिटेल्स डिस्कशन करेंगे सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जितने पूछे गए हैं 2022 में। ठीक है। और इस क्वेश्चन का जो डिस्कशन होगा वो उसको मतलब पूरे तरीके से ऑप्शन के साथ भी हम लोग करेंगे। ठीक है। और आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। ठीक है। उसके बाद ही आपको लाइक करना है। मैं आपको लाइक के लिए पहले नहीं बोलूँगा, और क्योंकि आप खुद आज डिसाइड करेंगे कि इस वीडियो को बनाने में कितनी मेहनत लगी है और कितना बेहतरीन कंटेंट आपको मिल रहा है। ठीक है। तो चलिए इसको देर न करते हुए आज इस सीरीज़ का हम लोग शुरुआत करते हैं, सीरीज करते हैं। और इसके पहले मैं आपको छोटी सी शेर सुनाना चाहूँगा। ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, और बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। ठीक है। अगर आपके अंदर उस सिलेक्शन की आग है, उस चाहत की आग है अपने उस पोस्ट की, ठीक है, तो आप बस पूरी जी जान से लग जाइए। मैं भी आपके साथ हूँ। ठीक है। जितना मुझसे हो सके उतना मैं पूरा आपका सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है। चलिए हम लोग इस आज के इस बेहतरीन सीरीज को शुरू करते हैं, पार्ट 1 को। इसमें वो दोस्तों मैंने इस क्वेश्चन को टेक्स्ट बुक से लिया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, और उसी के साथ हम लोग खेलेंगे। ठीक है। हम लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ खेलना है, अच्छे से खेलना है। ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें अम्ल और क्षार की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण और जल बनते हैं। ठीक है। उसे क्या कहते हैं। तो देखिए ऑप्शन 1 इसमें 4 दिए। पहला है उदासीनीकरण अभिक्रिया, दूसरा है संयोजन अभिक्रिया, तीसरा है विस्थापन अभिक्रिया, और चौथा है अपघटन अभिक्रिया। दोस्तों मैं चाहूँगा कि आप इसका पहले वीडियो को पॉज करके इसका आंसर खुद से एक बार सोचें। ठीक है। उसके बाद मैं आपको इसका अच्छे से एनालाइज करके बताता हूँ। आशा करता हूँ कि आपने आंसर मैच किया होगा। चलिए इसका आंसर बताते हैं। आज इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, तो आपको याद रखना है आंसर कौन हो जाएगा। आंसर का नंबर 1 कौन सा, उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है। अब चूंकि दोस्तों बात हो रही है अभिक्रिया के बारे में, रासायनिक अभिक्रिया के बारे में, तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम लोग क्या करें, इस अभिक्रिया से जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उन सबको देख लें। तो देखिए दूसरा यहाँ पर कौन सा, संयोजन अभिक्रिया। जब दो यौगिक आपस में मिलते हैं तो उससे जैसे मान लीजिए H+O2, ये मतलब क्या बन गया H2O, तो ये क्या जाएगी, ये कहलाएगी संयोजन अभिक्रिया। और उसके साथ ही तीसरा हमारा कौन सा, विस्थापन अभिक्रिया। इसको कैसे कहेंगे, तो देखिए जब जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूँ एक इक्वेशन, जैसे आपको हो गया H2SO4 प्लस आगे बात करते हैं CaCl2, इस तरह से कुछ है। और अब जो आपस में अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, तो आपको इसको याद रखना है। क्या बनेगा, ये बनेगा CaCl2 प्लस क्या बनेगा दोस्तों, ये आप आपस बना लेगा। यहाँ से जब करेंगे तो जो CaCl2 था, तो ये यहाँ जो Cl है वो चल जाएगा H2 के पास, और जो SO4 है वो आ जाएगा वो आ जाएगा किसके पास, कैल्शियम के पास। तो फाइनल क्या हो जाएगा, तो फाइनल क्या बनेगा, तो फाइनली आप देखेंगे तो फाइनली क्या बनेगा, फाइनली हमारा क्या बनेगा, तो बन जाएगा हमारा CaSO4 प्लस HCl। तो आपने देखा कि क्या हो गया, आपस में जो 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 CaSO4 था वो चला गया कैल्शियम के पास, और जो क्लोरीन था वो चला गया हाइड्रोजन के पास। तो आपस में क्या हो गया, आपस में विस्थापित हो गया एक दोनों। तो इसको बोलेंगे कौन सा, विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है। और नेक्स्ट कौन सा, अपघटन अभिक्रिया, आपको पता ही होगा। ठीक है। जब दो अभिक्रिया आपस में होती है, उसके बाद उस अभिक्रिया होने के बाद उसके साथ ही कुछ अपघटक पदार्थ बनते हैं, तो उसको बोलते हैं अपघटन अभिक्रिया। ठीक है। चलिए तो ये हो गया। अब इसके साथ ही जो कि बात हो रही है यहाँ पे किसके, अम्ल और क्षार की। ठीक है। तो हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए आपको याद रखना है कि अम्ल का पीएच मान कितना होता है, तो 7 से कम होता है, और क्षार का 7 से अधिक होता है। और कुछ इंपॉर्टेंट अम्ल का जैसे आपको याद रखना है कि फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल किया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल, आपको याद रखना है। अच्छा नींबू और संतरा और टमाटर में कौन सा अम्ल होता है, तो सिट्रिक एसिड। सिरका में कौन सा अम्ल होता है, तो एसिटिक एसिड, आपको याद रखना है। मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल होता है, फॉर्मिक एसिड।
ठीक है। उसी तरह से खट्टा दूध में कौन सा अम्ल होता है? लैक्टिक एसिड। और आंवला, पपीता और में कौन सा अम्ल होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है। और मैं बात करूँ तो पालक और टमाटर में कौन होता है? ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट एसिड के बारे में बता दिया जो कि एग्जाम में से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, इसको आपको याद रखना है। ठीक है। और आपको याद रखना है सबसे, हाँ, अम्लों हृदय किसे कहा जाता है? अम्लों हृदय आपको किसे कहा जाता है? तो आपको याद रखना है किसे? H2SO4 को कहा जाता है। ठीक है। जिसे हम लोग अम्लराज भी कहते हैं। और CH सबसे महत्वपूर्ण क्षार कौन सा है? तो आपको याद रखना है कौन सा है? CaOH ट्वाइस। ठीक है। आपको इसको याद रखना है। चलिए, अब हम लोग इस क्वेश्चन से हम लोग इतने सारी फैक्ट्स को हम लोगों ने सीखा। ठीक है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जितने था वो सारे मैंने बता दिया। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कौन सा? देखिए, निम्नलिखित में से कौन पहला मौर्य शासक था जिसने शिलालेखों के माध्यम से अपना संदेश फैलाने का प्रयास किया था? ठीक है। इसका जो आंसर हो जाएगा, राइट आंसर, वो कौन सा आएगा? आपको पता ही होगा। इसमें ऑप्शन दिया हो क्या है? चंद्रगुप्त, अशोक, बृहदर्थ और बिंदुसार। आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? हो जाएगा अशोक ने। ठीक है। अब चूंकि ऑप्शन में बात हो रही है चंद्रगुप्त की, अशोक की, बृहदर्थ की और बिंदुसार की, मैं चारों ऑप्शन को, चूंकि यहाँ के चूंकि इस सीरीज का नाम क्या है? ऑपरेशन सीरीज। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे? सारे ऑप्शन का अच्छे से ऑपरेशन करेंगे, क्योंकि दोस्तों TCS क्या करता है, क्वेश्चन इसी से बनाएगा, क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा देगा कि जब अभी क्वेश्चन आपको इससे मिला है मौर्य शासक से, अगली बार क्वेश्चन किससे बनाएगा? अगला क्वेश्चन किससे बनाएगा? बिंदुसार बना देगा। आपने केवल अशोक पढ़कर छोड़ दिया तो ये आपकी गलती है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि हम लोग इस पर तैयारी एकदम बेहतरीन तरीके से करेंगे और एक भी ऑप्शन को नहीं छोड़ना है, क्योंकि हो सकता है कि आगामी एग्जामिनेशन में जो मेरा TCS है वो क्वेश्चन इन ऑप्शन से बना दें, और ऐसा होता है दोस्तों। यही स्मार्ट तरीका है पढ़ाई करने का। तो चलिए, यहाँ सबसे बात करें हम किसका? सबका बात करेंगे धीरे धीरे, चंद्रगुप्त की बात करेंगे। तो आपको दोस्तों याद रखना है कि बृहद बृहद स्तर पे जो प्रथम भारतीय साम्राज्य का स्थापना किया था वो कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य ही था। और आपको ये भी याद रखना है कि जो पाटलिपुत्र में जो इनका महल बना है, किसका? चंद्रगुप्त महल का। वो किसका है? वो लकड़ी का बना हुआ है। ठीक है। और साथ साथ आपको इससे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और भी याद रखने हैं। जैसे मैं आपको बता दूं कि अ, इन्होंने ही दक्कन की विजय प्राप्त की थी। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने ही। और यही चंद्रगुप्त मौर्य था जिन्होंने अपने जीवन की अंतिम दिनों में श्रवणबेलगोला में वहाँ पे जाकर उन्होंने क्या जैन जैन धर्म को अपना लिया था। और एक सलेखना पत्ती होती है जैन धर्म में, जिसके में क्या होता है कि बिना खाना खाए उसमें प्राण को त्याग दिया जाता है। तो उसी सलेखना पत्ती से द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन का अंतिम दिनों में प्राण को त्याग दिया। ठीक है। और साथ ही साथ बात करूँ तो आपको ये भी याद रखना है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने ही किसका? मौर्य वंश का स्थापना किया था। ठीक है। और इसी के दरबार में जो मेगास्थनी था वो भारत आया था। ठीक है। इसी के समय में आपको याद रखना है। चलिए, अब हम बात करते हैं किसके बारे में? अशोक के बारे में। तो आपको इस बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स याद रखने हैं। जैसे मैं आपको बता दूं तो अशोक ही था जिन्होंने अपने 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था। ठीक है। और इसका उल्लेख कहाँ पे है? तो अशोक के 13वें शिलालेख में इसका उल्लेख है, और जिसको हम लोग कलिंग युद्ध के नाम से जानते हैं। और साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है कि अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य का दोनों का एक साथ जो उल्लेख कहाँ किया गया है? तो जूनागढ़ अभिलेख में। और यह अशोक ही था जिन्होंने जिसे हम लोग क्या करते हैं, देवनाम प्रिय भी कहा जाता है, इस अशोक को ही कहा जाता है। और साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है कि जो ये बिंदुसार है, तो बिंदुसार को हम क्या बोलते हैं? अमित्रघात बोलते हैं। और जो बृहदर्थ था, ये कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम शासक था। कौन था? बृहदर्थ। ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना है। ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जिसको आपको याद रखना ही है, क्योंकि इस क्वेश्चन काफ़ी सारे बनते हैं। और सारनाथ जो स्तंभ है, इसका निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने करवाया था। आपको आपको ये भी याद रखना है। ठीक है। और जो अशोक का एक लिपि है ब्राह्मी लिपि, जिसको किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिसेप ने। किसने? जेम्स प्रिसेप ने पढ़ा था। आपको इसको भी याद रखना है। ठीक है। और जो MP में जो सांची का स्तूप है, किसका? सांची का स्तूप, उसका निर्माण किसने कराया था? अशोक ने कराया था। आपको ये भी याद रखना है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी सारी जानकारी मिलती है। ठीक है। चलिए हम लोग मिलते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा? ये क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको पढ़ेंगे। पुस्तक द इमार्टल्स ऑफ मेलुहा किसके द्वारा लिखी गई है?
ऑप्शन ए अमीश त्रिपाठी, ऑप्शन बी सलमान रश्दी, ऑप्शन सी रस्किन बॉन्ड और ऑप्शन 4 क्या है, अरविंद अडीग। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, वो राइट आंसर आपको क्या होगा, तो ये हो जाएगा ए नंबर। किसने लिखा था, तो अमीश त्रिपाठी ने लिखा था। किसने, अमीश त्रिपाठी ने लिखा था। ठीक है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इन सारे ऑप्शन को देखेंगे। देखिए, एक इम्पॉर्टेंट बुक है किनका, सलमान रश्दी का, आपको याद रखना है। तो इनका ही बुक हम देखेंगे और साथ साथ हम लोग को ये भी देखेंगे कि रस्किन बॉन्ड का जो इम्पोर्टेंट बुक है उसको भी देखेंगे। तो इन सारे इम्पोर्टेंट बुक्स हमको देख, जैसे कि द एंशंट्स ऑफ लॉरेंस, ये किसकी बुक है, तो ये सलमान रश्दी की बुक है। किसकी है, सलमान रश्दी की बुक है। अच्छा, जो ये रस्किन बॉन्ड है इनकी बुक है। तो देखना आपको, इनके 2 बुक है। ठीक है, पहला आपका कौन सा, तब को याद रखना है, पहला बुक कौन सा है जिसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा, क्योंकि इनसे काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे फ्रॉम द हिल्स, ये किसकी बुक है, रस्किन बॉन्ड की। और इनकी एक और बुक है, राइटिंग फॉर माई लाइफ। तो फ्रॉम द हिल्स और राइटिंग फ्रॉम माई लाइफ, ये किसकी बुक है, रस्किन बॉन्ड की है। और अरविंद अडीग का भी एक इम्पॉर्टेंट बुक्स है जिसको आपको याद रखना है। ठीक है, वो कौन है, द वाइट टाइगर। कौन है, द वाइट टाइगर। तो इन सारे जितने भी ऑप्शन हैं, इन सारे से इंपॉर्टेंट जो भी बुक्स के बन सकते हैं, उन सारे बुक्स को हमने इसमें कवर कर लिया। ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कौन सा, बेदिन खल्लम उत्सव मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, 3 नंबर मेघालय और 4 नंबर है झारखंड। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेघालय। क्या होगा, मेघालय हो जाएगा। बट हम लोग क्या करेंगे, जब भी क्वेश्चन जो कि इससे पूछा गया है उत्सव से, तो हम लोग क्या करेंगे, इन सारे उत्सव को तो हमने जो भी इंपॉर्टेंट उत्सव है उसको एक बार देख ले। तो देखिए, आपको याद रखना है, लोसार महोत्सव कहाँ पे, लद्दाख में मनाया जाता है। शंघाई अमूर फाल्कन फेस्टिवल मणिपुर, हॉर्नबिल उत्सव नागालैंड, डोल उत्सव या डोल यात्रा पश्चिम बंगाल, चामचूर कूट त्यौहार मिजोरम। ठीक है, शीतल षष्ठी उड़ीसा, लेवेंडर और अहरबल या हेरथ, ये कहाँ पे, जम्मू कश्मीर, या एप्पल पर्व जम्मू कश्मीर। और साथ में आप याद रखना है, आदि महोत्सव कहाँ पे, मध्य प्रदेश। और अम्बुबाची मेला असम, या बिहू असम। और साथ में सरहुल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, तो झारखंड में। और मेदराम जात्रा तेलंगाना, या बथुकम्बा तेलंगाना, या बोनालू तेलंगाना। ठीक है, मुझे सब याद रखना है। खारची महोत्सव त्रिपुरा, उसके बाद से काला नमक महोत्सव सिद्धार्थनगर यूपी, आम महोत्सव लखनऊ यूपी, और जो कलरव पक्षी महोत्सव बिहार, और मारू महोत्सव राजस्थान, और लोसांग महोत्सव सिक्किम। और साथ में याद रखना है, जो 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला है वो कहाँ पे, फरीदाबाद हरियाणा, और वालोंग मेला अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों, मैंने इसमें इंपॉर्टेंट जितने भी उत्सव है उन सबको, सारे उत्सव को हम इसमें डिस्कस कर लिए, चाहे यूपी का हो, चाहे पश्चिम बंगाल का हो, मेघालय का हो। ठीक है, तो इससे आपको काफ़ी ज़्यादा, इससे आपको एक बेनिफिट मिलता है कि जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चन के साथ हम लोग पढ़ते हैं। तो मतलब इससे क्वेश्चन अगर घुमा के पूछेगा अभी तो आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत को अपना पहला केंद्रीय बैंक मिला था 1935, 1937 एंड थर्ड नंबर 1940 और 1942। बात करेंगे इसके राइट आंसर का, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपको याद रखना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 1935। ठीक है, अब जो कि बात हो रही है बैंक की, ठीक है, तो केंद्रीय बैंक का याद रखिए, हमारा जो आरबीआई है, आरबीआई उसका स्थापना कब हुआ था, केंद्रीय बैंक है उसका 1 अप्रैल 1935। ठीक है, आपको इसको याद रखना है। और साथ में इसके आपको अभी आपको याद रखना है, इसके गवर्नर कौन है। ठीक है, और साथ में कुछ और बैंक का इंपॉर्टेंट शब्द देख लेते हैं। इसका भी गवर्नर कौन है, तो शक्तिकांत दास, जो कौन नंबर के 25वें नंबर के हैं, आपको वो भी याद रखना है। ठीक है, चलिए हम लोग जो बैंक से जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं सबको देख लेते हैं। ठीक है, जैसे आप कहते हैं कुल राष्ट्रीयकृत बैंक हमारे इंडिया में अभी कितने हैं टोटल, तो 12 हैं। ठीक है, और हमारे जो केंद्रीय बैंक आपको बताई हैं वो कौन है, आरबीआई। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा जो और जितने भी बैंक हैं इंपॉर्टेंट उसके बारे में बात करें, जैसे भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई, तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 1 जुलाई 1955 में हुई थी। ठीक है, और इसके भी हेड कौन है, तो दिनेश कुमार खार, आपको याद रखना है। उसके बाद आपको याद रखना है बैंक ऑफ बड़ौदा का स्थापना कब हुआ था, 1908 में। ठीक है, बैंक ऑफ इंडिया का 1906 में। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो मुंबई में है। और बैंक ऑफ बड़ौदा का बड़ोदरा गुजरात। और कैनरा बैंक जिसको हम सिंडिकेट बैंक कहते हैं, इसका कहाँ पे, बेंगलुरु में। और इंडियन ओवरसीज़ बैंक, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है।
और पंजाब नेशनल बैंक ये 12 अप्रैल 1895 की स्थापना होती है और ये नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है और यूको बैंक का कोलकाता में। तो ये सारे बैंक जितनी इंपॉर्टेंट जिनकी स्थापना कभी पूछता है, इसका बाद में उसके एमडी सीईओ कौन है से पूछता है, सबको हमने देख लिया। ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक के एमडी सीईओ कौन है? अतुल कुमार गोयल, आपको याद रखना है। और बैंक ऑफ बड़ौदा का संजीव चड्ढा, बैंक ऑफ इंडिया का अतुल कुमार दास। ठीक है, और भारतीय स्टेट बैंक का दिनेश कुमार खारा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रेशेदार फसल या फाइबर क्रॉप का उदाहरण है? ऑप्शन ए आम, ऑप्शन बी हेम्प, ऑप्शन सी रबर, ऑप्शन डी कॉफ़ी। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा, आपको याद रखना है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हेम्प या भांग। ठीक है, अब चलिए जो ऑप्शन में, वो ऑप्शन ए में क्या है? आम। आम की सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? हमारे इंडिया में। तब को इसको याद रखना है। और रबड़ की, तो सबके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो आपको याद रखना है सबसे ज़्यादा आम कहाँ पे होता है? तो आपको याद रखना है कहाँ पे होता है? यूपी में। सबसे ज़्यादा आम हमारे यूपी में होता है। और सेकंड नंबर पे आपको याद रखना है आंध्र प्रदेश। सेकंड नंबर में आंध्र प्रदेश और फर्स्ट में यूपी। अच्छा, जो हमारा रबड़ है, तो सबसे ज़्यादा रबड़ का उत्पादन हमारे इंडिया में कहाँ पे होता है? तो आपको याद रखना है कहाँ पे? केरल। और पूरे विश्व में कहाँ पे होता है? तो कहाँ पे? थाईलैंड। आपको इसको याद रखना है। और कॉफ़ी का सबसे ज़्यादा उत्पादन इंडिया में कहाँ होता है? कर्नाटक। आपको इसको याद रखना है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, 2020 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों 2021 में आयोजित किए गए किस देश ने सबसे अधिक पदक जीते? ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी चीन जनवादी गणराज्य, ऑप्शन सी जापान और ऑप्शन डी ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हो जाएगा ए नंबर। कौन सा? संयुक्त राज्य अमेरिका। अब जो की बात हो रही है किसके? ग्रीष्मकालीन खेलों की। आइए कुछ इंपॉर्टेंट खेल से इस बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, इसके साथ ही आपको याद रखना है कि 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 कहाँ पे होगा? पेरिस, फ्रांस। और जो 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कहाँ पे होगा? 2028 में लॉस एंजिल्स। और 25वां शीतकालीन ओलंपिक खेल कहाँ पे होगा? जो कि 2026 में होगा। तो आपको याद रखना है इटली। ठीक है, ये 3 नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो राष्ट्रमंडल खेल है 23वां, वो कहाँ, जो कि 2026 में होगा, वो कहाँ पे होगा? विक्टोरिया। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, और जो हमारे एशियाई खेल है, तो आपको याद रखना है कि जो अगला एशियाई खेल मतलब 2026 वाला, ये कहाँ होगा? तो जापान में। ठीक है, इंपॉर्टेंट कुछ खेल हैं जो कि आने वाले समय में आयोजित होंगे। एक और याद रखिए, पुरुष मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप 2023 कहाँ पे? उज्बेकिस्तान में। और विश्व पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 कहाँ पे? थाईलैंड में। और विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 कहाँ पे होगा? भारत में। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है। अच्छा, हमारा 15वां पुरुष हॉकी विश्व कप होगा, वो कहाँ पे? इंडिया में। आपको याद रखना है। चलिए, और 22वां फीफा फुटबॉल विश्व कप कहाँ पे हुआ है? कतर में। ठीक है, और 23वां कहाँ पे? तो 3 जगह होगा, यूएसए, मेक्सिको, कनाडा, जो कि 2026 में होगा। आपको इसको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है, मेहरुनिसा ने सम्राट जहांगीर से शादी की। ठीक है, तो उसमें अब एक्चुअली आपने इसमें का समय पूछ रहा है कि कब की थी। देखिए ऑप्शन देखिए ध्यान से। ऑप्शन है 1620, 1602, 1611 और 1603। इसका जो राइट आंसर होगा, ठीक है, वो कितना है दोस्तों? आपको इसको अच्छे से याद रखना है। 1611 कौन होगा? 1611 होगा। अब चलिए, चूँकि बात हो रही है कहाँ पे? हम सम्राट जहांगीर की, तो इनसे इंपॉर्टेंट जितने भी फैक्ट्स हैं उसको एक बार देख लेते हैं। चलिए, तो आपको याद रखना है कि जो 1605 में जहांगीर का जो राज्याभिषेक कहाँ किया गया था? आगरा में। और जहांगीर की पत्नी का नाम नूरजहाँ। तो ये नूरजहाँ की जो बचपन का नाम था ना, वो कौन था? ये नूरजहाँ की पत्नी का बचपन का नाम कौन सा है? मेहरुनिसा। तो यही नाम था। ठीक है, और साथ में और मुगल चित्रकला जो है ना, वो अपनी प्रकाष्ठा पे था किसके समय? जहांगीर के समय में। आपको ये भी याद रखना है। और साथ में भारत में अगर क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में किस मुगल शासक का मकबरा स्थित नहीं है, तो कौन? तो जहांगीर और बाबर दोनों होगा। ये दोनों का मकबरा कहाँ पे है? काबुल में। और जहांगीर कहाँ पे? लाहौर में। तो दोनों भारत में नहीं है। ठीक है, आपको इसको याद रखना है। और साथ में मुगल बादशाहों में से किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी? तो जहांगीर। आपको भी याद रखना है। और साथ ही में अभी याद रखना है कि आगरा में एतमादुद्दौला का मकबरा किसने बनवाया था? तो ये नूरजहाँ ने बनवाया था। और साथ में आपको ये भी याद रखना है कि जो ये नूरजहाँ थी, इन्होंने ये गुलाब से जो इत्र निकालने की विधि है ना, वो विकसित की थी। कौन? नूरजहाँ की माँ। नूरजहाँ नहीं, बल्कि इनकी माँ थी। उनकी माँ का नाम क्या था? अस्मत बेगम। आपके भी याद रखना है। और ये मैं बात करूँ तो ये जहांगीर ही था जिन्होंने
किसे, तो खुसरो शाहजदा द्वारा जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह करने में सहायता देने के कारण जहांगीर के द्वारा सिख गुरु अर्जुन देव ने को फांसी दे दी गई थी। तो क्वेश्चन एग्जाम पूछता है कि सिख अर्जुन गुरु की फांसी किसने दिलवाई थी, तो जहांगीर ने, आपके भी याद रखना है। चलिए, तो जहांगीर से में इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको याद रखना है। और ये जो था ना, ये चित्रकला का बहुत शौकीन था, ठीक है। और इसके प्रमुख चित्रकार थे दो आदमी, उसका नाम याद रखिए, उस्ताद मंसूर तथा अबुल हसन, ठीक है। तो एक क्वेश्चन से आपको इतनी सारी जानकारी मिलती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा, तो श्याम बेरी बेरी से पीड़ित है, ऐसा इसलिए है क्योंकि उसके शरीर में डैश की कमी है। किसकी कमी है, तो विटामिन ए की, विटामिन के की, विटामिन बी की, या विटामिन सी की। चलिए, आप पहले इसका आंसर खुद से सोचिए, ठीक है। चलिए, अब मैं इसका आंसर बताता हूँ। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, वो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्या हो जाएगा दोस्तों, सी नंबर। विटामिन जो बेरी बेरी रोग है वो किससे होता है, विटामिन बी से होता है। अब चूंकि बात हो रही है यहाँ पे विटामिन की, तो आइए इसके बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स विटामिन से उस सबको देख लेते हैं। इन ऑप्शन के साथ में इन ऑप्शन का ऑपरेशन कर लेते हैं। देखिए, विटामिन ए के बारे में बात करें तो विटामिन ए का जो का इसका मैं बात करूँ तो विटामिन ए और के और बी और सी, ये 4 हैं। बट हम लोग सारे विटामिन को एक बार पढ़ लेते हैं, ताकि क्वेश्चन अगर और दूसरे विटामिन से बनता है तो उसको भी हम लोग आगे अच्छे से कर पाएंगे। देखते हैं एक बार विटामिन से संबंधित। आपको याद रखना है, विटामिन ए जो है इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, रेटिनॉल। वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों, रेटिनॉल है। और इसके कमी से कौन सा रोग होता है, तो कॉर्निया, ठीक है, कॉर्निया का रोग होता है। और साथ में विटामिन, अगर के की बात करूँ तो विटामिन के का जो बात करते हैं तो विटामिन के का संगम क्या है, फिनोकिनोन, क्या है, फिनोकिनोन। और विटामिन जो बी है, ठीक है, तो बी की बात करता हूँ। देखिए, विटामिन बी में बहुत सारे हैं, जैसे B1, इसमें B1 आता है, इसको थायमिन बोलते हैं। B2 को राइबोफ्लेविन बोलते हैं, ठीक है। और साथ में आपको ये भी याद रखना है, B9 को फॉलिक एसिड बोलते हैं, और B12 को साइनोक्वालमिन बोलते हैं। तो इन सबसे जो इंपॉर्टेंट इससे कमी से रोग पर देख लेते हैं। जैसे देखिए, आपने पूछा है विटामिन बेरी बेरी ना, तो बेरी बेरी किसको होता है, आपको याद रखना है। जो मेरा बेरी बेरी रोग है वो विटामिन B1 थायमिन कारण होता है, ठीक है। और आगे बात करूं तो देखिए, एक जो रोग है इसका नाम है पेलाग्रा रोग, ठीक है, वो होता है B3 कमी कारण, आपको इसको भी याद रखना है। और विटामिन डी के कारण कौन सा रोग होता है, तो सूखा रोग, ठीक है, जिसको हम ऑस्टिमलेशिया कहते हैं। इसमें एक्चुअली क्या होता है कि जो कैल्शियम है ना, कैल्शियम और फास्फोरस का हमारे बॉडी में कमी हो जाता है, तो उससे कौन सा रोग होता है, सूखा रोग हो जाता है। और विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, टोकोफिरॉल। इससे कमी से कौन सा रोग होता है, तो जनन क्षमता में कमी हो जाता है, आपको भी रखना है। और विटामिन के का कमी से कौन सा रोग होता है, तो चोट पर रक्त का थक्का न जमने से अधिक रक्त स्राव होता है, ठीक है, आपको याद रखना है विटामिन के, ठीक है। चलिए, अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट। इसमें हम लोग क्या किए, जितने भी क्वेश्चन है विटामिन से सबको हमने देख लिया, ठीक है। और साथ में आपको ये भी याद रखना है कि जो विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है और इसका रासायनिक नाम दोनों याद रखना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछता है। जो भी इसका साइंटिफिक नेम है उसको भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा कौन सा है, तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, देखिए, उस्ताद जाकिर हुसैन निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्यन से मुख्य रूप से जुड़े हुए हैं। देखिए, ऑप्शन ए हारमोनियम, ऑप्शन बी तबला, ऑप्शन सी संतूर, ऑप्शन डी बांसुरी, ठीक है। तो आप इसका पहले आंसर बताइए, ठीक है। चलिए, आशा करता हूँ कि आपने सोच लिया होगा। इसका जो सही आंसर है वो कौन हो जाएगा, तो तबला। क्या हो जाएगा दोस्तों, तबला हो जाएगा। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इस सारे जितने इसका जो ऑप्शन है सारे ऑपरेशन करेंगे। और साथ में चूँकि जाकिर हुसैन से पूछा हुआ है, तो और भी जो कि इंपॉर्टेंट है इनका नाम और जो भी इंपॉर्टेंट यंत्र हैं उसके बारे में एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो आइए इसको देखते हैं। तो देखिए, तबला वाला का इसमें आंसर हुआ था जाकिर हुसैन का। बस और कुछ इंपॉर्टेंट नाम है, जैसे अला रखा खां, ये भी किस संबंधित है, तबला से। जाकिर हुसैन तबला वादक, ठीक है। और इनको जाकिर हुसैन का आपको याद रखना है, इनको पद्म भूषण, ठीक है, पद्म श्री दोनों मिल चुका है, ठीक है। और साथ में कुछ और नाम है, जैसे लतीफ़ अहमद खां, ये भी संबंधित किस है, तबला से, ठीक है। और पंडित जसराज तबला वादक, ठीक है। निखिल ज्योति घोष तबला वादक, विक्रम घोष तबला वादक। और आगे बात करते हैं सितार वादक, उनका नाम पढ़ लीजिए, पंडित रवि शंकर, एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ठीक है। ये भी संबंधित किस सितार से, ठीक है। और इनकी एक आत्मकथा है, इसका नाम है माई लाइफ ऑफ माई म्यूजिक, आपको याद रखना है। इनको भारत रत्न मिला हुआ है, उसको भी याद रखना है। अच्छा, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट नाम, जैसे बांसुरी से याद रखिए, कौन सा, हरिप्रसाद चौरसिया, बांसुरी हरिप्रसाद चौरसिया। पन्नालाल घोष, सब दो नाम याद रखना है। तो या पूछे हरिप्रसाद चौरसिया या पन्नालाल घोष, दोनों क्या बजाते हैं, बांसुरी बजाते हैं। और अगर बात करते हैं शहनाई का, तो शहनाई बिस्मिल्लाह खान, आपको नाम याद रखना है।
और साथ में इनको भी पद्म भूषण और साथ में इनका पद्मश्री मिला हुआ है। और अली अहमद भी संबंधित है किससे, अली अहमद हो गए, हुसैन खां हो गए, ठीक है, जगन्नाथ बागेश्वरी, ये सब लोग संबंधित है किस, शहनाई से, आपको याद रखना है, ठीक है। अगर बात करते हैं सरोद से, तब याद रखना है अमजद अली खान, ये ये क्या करते हैं, तो ये सरोद वादक हैं, आपको इनका नाम याद रखना है, ठीक है। और साथ में आपको ये भी याद रखना है कि जो हमारा संतूर संतूर है, तो ये शिव कुमार शर्मा और भजन सुपारी, ये दो नाम याद रखिए। ये दोनों क्या बताते हैं, दो नाम ही, दोनों संतूर बताते हैं, क्या बताते हैं, संतूर। चलिए ठीक है, तो जितने भी इंपॉर्टेंट इसमें नाम था, तबला, संतूर से, बांसुरी से, सब हमने देख लिया। दोस्तों पढ़ने का सबसे बेस्ट अगर यही है कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन क्या करना, ऑपरेशन करना, क्योंकि एग्जामिनर अगर क्वेश्चन चेंज भी करता है तो यही चेंज करेगा, ऑप्शन के साथ खेलेगा, लेकिन उसको खेलने से पहले हमको ही खुद इसके साथ खेलना पड़ेगा, तभी हम लोग अपना स्कोर मैक्सिमाइज कर सकते हैं, ठीक है, और इस टफ कंपटीशन में अपना सिलेक्शन इंश्योर कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कौन सा है, तो याद रखना है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की लिंग अनुपात सबसे अधिक है। अब देखिए क्वेश्चन आएगा ना लिंग अनुपात से, मतलब क्वेश्चन आएगा किससे, भारत की जनगणना से। ऑप्शन ये है आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु और मणिपुर। पहले मैं इसका आंसर आपको बता दूँ, आंसर क्या होगा, इसका जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा होगा, केरल, ठीक है। अब चूँकि आंसर केरल होगा, लेकिन अगर आप इतना ही पढ़ के आगे भाग जाएंगे तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं, आप अपना लॉस कर रहे हैं। जब भी क्वेश्चन देखिए प्रीवियस ईयर का, तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि ऑप्शन तो ठीक है केरल हो गया, लेकिन जो बाकी ऑप्शन है जैसे आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु हो गया, ठीक है, साथ मणिपुर हो गया, तो इन सब के बारे में हम लोग भी देखना है। और साथ में जो अगर इसका की पॉइंट पकड़े, की पॉइंट क्या है, 2011 की जनगणना, तो हम लोग क्या करेंगे, जो जैसे एक क्वेश्चन अगर पूछा गया है इस MTS में, तो जो इसी पर जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जनगणना से संबंधित, उन सारे को हम लोग को देखना ही देखना है। अगर आप नहीं देखिएगा तो नेक्स्ट टाइम, अगर मान लीजिए इस बार पूछा है लिंगानुपात, अगली बार क्या पूछेगा, अगली बार पूछ देगा आप बताइए जनसंख्या घनत्व वगैरह पूछ देगा, या और कुछ पूछ सकता है, ठीक है। तो इसीलिए जब भी आप, चूँकि ये क्या है, ये एक हमारा एक पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जड़ है एक तरह से जनगणना, हमने इसको पकड़ लिया। अब इसको हम क्या करेंगे, अब जितने भी इसका ऑपरेशन के साथ हम लोग पूरी से पढ़ेंगे कि इसना कहाँ क्या है, ठीक है। मतलब जनगणना हम लोग ओवरऑल एक नज़र में देखेंगे। आइए उसको हम देख लेते हैं फटाक दे। देखिए जनगणना में आपको याद रखना है, चूँकि बात हो रही है लिंगानुपात की, तो मैक्सिमम लिंगानुपात कहाँ का है, केरल का। केरल कितना है, तो 1084 है। और सबसे कम किसका है, तो तमिलनाडु का। तो केरल से ज़्यादा हो गया, सबसे कम किसका हो गया, तमिलनाडु का है। और साथ में मैं बात करूं, मतलब दोनों का अगर याद रखिएगा, तो जैसे एवरेज में तो सबसे ज़्यादा किसका है, केरल का, उससे कम किसका है, तमिलनाडु का। और सबसे कम बोलो दोस्तों, सबसे कम किसका है, हरियाणा का। हरियाणा हो गया, सिक्किम हो गया, ये सब का, तो सबसे कम किसका होगा, हरियाणा का। याद रखना है। एक बार फिर से देखिए इसको, सबसे अधिक किसका है, तो केरल का। सबसे कम किसका है, हरियाणा का। और जो अगर ऑर्डर में पूछे तो पहले केरल, दूसरा में क्या हो जाएगा, तमिलनाडु। इसे याद रखना है। अब केरल में लिंगानुपात सबसे अधिक क्यों है, क्योंकि ये क्या है, सबसे शिक्षित राज्य है हमारे इंडिया का, इसलिए इसमें यहाँ पे क्या है, सक्सेस रेशियो सबसे अधिक है, ठीक है। और सबसे कम आपको हरियाणा में आपको याद रखना है। और बात करूँ सर्वाधिक लिंगानुपात जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, उसमें किसका है, तो पुदुचेरी का, आपको भी याद रखना है। और न्यूनतम कहाँ पे होगा, तो दमन और दीव और दादरा और नगर हवेली को भी रखना है, ठीक है। और अगर बात करूँ किसका, तो साक्षरता दर का, तो याद रखना है सबसे अधिक किसका है, केरल का। सबसे कम किसका है, मिजोरम, ठीक है। उसी से मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा किसका है, तो केरल का। सबसे कम किसका है, तो बिहार का। किसका, बिहार का। दोस्तों ऑर्डर पूछे तो क्या होगा, मिजोरम होगा। ऑर्डर पूछता है, जैसे मान ली ऑर्डर करता है केरल पहला स्थान पे, दूसरा पे क्या हो जाएगा, मिजोरम। और सबसे कम कहाँ का है, तो आपको याद रखना है बिहार का, ठीक है। और मैं बात करूँ तो उस से आपको और भी याद रखना है, जैसे न्यूनतम जो साक्षरता है वो कहाँ पे है, तो दादर और नगर हवेली में, जो कि हमारा एक केंद्र शासित प्रदेश है। और मैक्सिमम कहाँ पे है, लक्षद्वीप, ठीक है, वो याद रखना है। तो इस क्वेश्चन से हम लोग इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है उसको हमने देख लिया, ठीक है। और आपको ये भी याद रखना है कि जो 11 के हिसाब से भारत की जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो कितना रही है, तो रही है 17.7। कितना, 17.7, आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। और सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश, आपके भी याद रखना है, ठीक है। और साथ में बात करूँ तो जो न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, सिक्किम, आपको याद रखना है, ठीक है। तो चलिए इससे इंपॉर्टेंट जितने भी पॉइंट्स है। और आपको ये रखना है, जो हमारी जनगणना थी 2011 की, वो सबसे पहले शुरू कब हुई थी, तो 1872 में। कब शुरू हुई थी, 1872 में। किसके समय में, लॉर्ड मेयो के समय में शुरू हुई थी। और जो फिर जो मेरा नियमित जनगणना था वो शुरुआत कब हुआ था, तो 1881 में,
ठीक है। और विश्व में सर्वप्रथम जनगणना करने का श्रेय किसे जाता है? तो स्वीडन स्वीडन को सबसे पहले कहाँ से हुई थी? स्वीडन में शुरू हुई थी, स्वीडन में, और बाद में हमारे यहाँ हुई, ठीक है। और ये मैं बात करूँ तो 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 121 करोड़ के लगभग है, जो कि विश्व की कुल जनसंख्या कितना है? लगभग 17.5। कितना? 17.5। आपको डाटा याद रखना है, ठीक है। और सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। और सबसे ज़्यादा जिसमें एसटी रहता है वो कौन सा है? मध्य प्रदेश। चलिए ठीक है, अगर बात चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा हमारा? तो उत्तर प्रदेश की जमींदारी व्यवस्था को किस स्वतंत्रता सेनानी ने समाप्त किया था और जिन्हें 1955 में गृह मंत्री के रूप में मनोनीत किया गया? ऑप्शन ए लाला हरदयाल, ऑप्शन बी गोविंद बल्लभ पंत, और ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन डी ज्योतिबा फूले, ठीक है। तो इसका जो पहले बता दूँ, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका आ जाएगा 12 का बी। कौन सा? तो इसमें आंसर कौन सा? गोविंद बल्लभ पंत। ये गोविंद बल्लभ थे, ये आपका यूपी के गृह मंत्री भी रह चुके हैं, ठीक है। और अगर चलिए अब बात करता हूँ ऑप्शन के बारे में, तो आपको इसको इंपॉर्टेंट याद रखना है। जो गोपाल कृष्ण गोखले थे, ये किसके? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, और साथ में सरोजिनी नायडू के भी राष्ट्रीय इनका राजनीतिक पिता माना जाता है। और जो ज्योतिबा फूले हैं, ठीक है। तो याद रखना है, ज्योतिबा फूले ने ही और सत्यशोधक समाज की स्थापना करी थी, मतलब दलितों के लिए। कब? 1873 में। कब किया था? 1873 में। और इनकी बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक, इसका नाम है गुलामगिरी। क्या है? गुलामगिरी सबसे इंपॉर्टेंट पुस्तक है किसका? ज्योतिबा फूले का। और गोपाल कृष्ण गोखले नहीं, किसका? तो याद रखना है, क्यों नहीं, भारतीय सेवक समाज। किसका? भारतीय सेवक समाज का स्थापना करी थी किसने? गोपाल कृष्ण गोखले ने, ठीक है। और जो गोविंद बल्लभ पंत तो पता ही है आपको। अगर बात करते हैं किसका, तो लाला हरदयाल के बारे में, तो आपको याद रखना है लाला हरदयाल की इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। और आपको लाला लाजपत राय के बारे में इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है। कौन सी? तो लाला लाजपत राय ने अमेरिका में रहकर गदर पार्टी की स्थापना करी थी। कौन? लाजपत राय। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी सारी इंपॉर्टेंट जानकारी प्राप्त होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, जनसंख्या में वृद्धि दर से क्या तात्पर्य है? तो जन्म दर और जीडीपी में अंतर, या जन्म दर और मृत्यु का योग, और जन्म दर और मृत्यु दर का अंतर, और मृत्यु दर और जीडीपी में अंतर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो क्या हो जाएगा? आपको याद रखना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी नंबर। कौन सा? तो जन्म दर और मृत्यु दर में अंतर, इसको क्या बोलते हैं? जनसंख्या में वृद्धि दर, ठीक है। आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कौन सा? भारत की जलवायु को निम्नलिखित में से किस प्रकार वर्णित किया गया है? तो मध्य सागरीय, तो शीतोष्ण, मानसून, ध्रुवीय। इसका राइट आंसर कौन सा? शीतोष्ण, ठीक है। अब जो की बात हुई किसकी? जलवायु की। आइए उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम लोग देख लेते हैं, जो कि जिससे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। आपको याद रखना है कि भारत में उत्तरी पश्चिमी मैदानों में शीत ऋतु में किसके प्रभाव से वर्षा होती है? तो पश्चिमी विक्षोभों के प्रभाव से। और भारत में किन राज्यों में शरद ऋतु में वर्षा होती है? पंजाब और तमिलनाडु। और भारत में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? तो लगभग 125 सेंटीमीटर। भारत में सर्वाधिक वर्षा किन क्षेत्रों में होती है? तो पश्चिम घाट, हिमालय और मेघालय, 3 क्षेत्रों में। और ये भी इंपॉर्टेंट है कि जहाँ पे भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है ना, वो किस कारण होती है? तो होती है दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण, ठीक है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग मानसूनी जलवायु बोलते हैं। और ये लू जो है, लू उत्तरी बिहार में पंजाब से लेकर बिहार तक चलने वाली शुष्क और पीड़ादायक पवनें हैं। और पश्चिम बंगाल और असम में, असम की जो गर्मी में होता है दोस्तों, उसमें ये पवनों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? काल बैसाखी और चाय वर्षा, आपको याद रखना है। और कोपेन ने वर्ष 1918 में विश्व की जलवायु को कितने भागों में बांटा? तो 5 भागों में, ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा है कौन सा? तो निम्न में से कौन सी टीम सैयद मुश्ताक अली क्रिकेट 2021-22 के विजेता है? देखिए, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, बड़ौदा, कर्नाटक। सबसे पहले मैं इसका आंसर बता दूं। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ये हो जाएगा कौन सा? तमिलनाडु। कौन सा हो जाएगा? तमिलनाडु। बट हम लोग यहाँ पर रुकेंगे नहीं। इसके बाद चूँकि क्वेश्चन किससे बना है? ट्रॉफी से बना है, तो हम जितनी भी इंपॉर्टेंट ट्रॉफी है सबको देख लेंगे। पर तो आपको ये भी याद रखना है कि जो ये नाम दिया हुआ है कौन सा? सैयद मुश्ताक अली, ये इसके संबंधित है क्रिकेट से, ठीक है। अब चलिए कुछ और जो ट्रॉफी का नाम हम लोग देख लेते हैं। चलिए हॉकी से आपको क्या रखना है? देखिए हॉकी से याद रखना है बेटन कप, रंगास्वामी कप, आगा खां कप, ठीक है। ये सब किससे है? हॉकी से है। साथ में आपको टाटा ट्रॉफी किससे? हॉकी से। और साथ में ध्यानचंद ट्रॉफी हॉकी, नेहरू ट्रॉफी हॉकी से, और बैडमिंटन कप हॉकी से, ठीक है।
बात आते हैं फुटबॉल पे, तो देखिए DCM ट्रॉफी फुटबॉल, डुरंड कप फुटबॉल, रोवर्स कप फुटबॉल, BCI ट्रॉफी फुटबॉल और संतोष ट्रॉफी फुटबॉल और IFA फील्ड सुब्रतो मुखर्जी कप फुटबॉल और सर आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी फुटबॉल और मर्डेका ट्रॉफी फुटबॉल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्रिकेट का देखिए, क्रिकेट में रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, CK नायडू ट्रॉफी, रानी झांसी ट्रॉफी, देवघर ट्रॉफी। ठीक है, ये सब किस संबंधित है? क्रिकेट से। उसके बाद बात करते हैं किसका, टेबल टेनिस का, तो उसका याद रखिए कौन सा, तो इसमें आपका रामानुज ट्रॉफी और राजकुमारी ट्रॉफी, ये सब किस संबंधित है? टेबल टेनिस। और बैडमिंटन का याद कर लीजिए, चड्डा कप। ठीक है, और अमृत दीवान कप, ये सब बैडमिंटन से हैं। और बात करूँ बास्केटबॉल का, तो याद देखिए फेडरेशन कप बास्केटबॉल, और बाकी इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, जितनी इंपॉर्टेंट था आपको याद रखना है, तीन चार ही खेल है जिसको इंपॉर्टेंट ट्रॉफी बार बार यहाँ पूछे थी, उसको याद कर दिया, उसको मैंने इसमें करा दिया। ठीक है, तो आपको याद रखना है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन में कौन सा, 1590 में मथुरा के पास वृंदावन के गोविंद देव मंदिर का निर्माण डैश बलुआ पत्थर से किया गया था, पीला, काले, सफेद और लाल। तो इसका जो आंसर होगा 16 नंबर का क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा कौन सा। आपको बिल्कुल इसमें ये नहीं होना। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन जो है ये बिल्कुल ही ईजी रहते हैं। ठीक है, बस हमको उसको पूरे कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना है। इसका जो जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, लाल। लेकिन हम लोग इसको नहीं करेंगे, इसको तो कर ही लिए, साथ ही हम इंपॉर्टेंट जितने भी जो मंदिर है इंडिया का, उन सारे मंदिर को देखेंगे कौन कहाँ पे स्थित है। इस क्वेश्चन काफ़ी सारे एग्जामिनेशन डायरेक्टली बनते हैं चाहिए, और उसको हम लोग देखते हैं। अब क्या देखना है, जम्मू कश्मीर में देखिए वैष्णो माता मंदिर जम्मू कश्मीर, रणबीरेश्वर मंदिर जम्मू कश्मीर, अमरनाथ गुफा मंदिर जम्मू कश्मीर, रघुनाथ मंदिर जम्मू कश्मीर, खीर भवानी मंदिर कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर, और सूर्य मंदिर जम्मू कश्मीर। और आगे बात करते हैं तारा मंदिर और माथु मंदिर कहाँ पे है, लद्दाख में। और ज्वालामुखी मंदिर कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश। माता चिंतापुर मंदिर हिमाचल प्रदेश। बद्रीनाथ केदारनाथ ये सब कहाँ पे है, उत्तराखंड में। और मैं बात करूँ तो थानेश्वर महादेव मंदिर कहाँ पे है, हरियाणा। गरीबदास मंदिर हरियाणा। लकड़हारा मंदिर हरियाणा। द्रौपदी घाट मंदिर हरियाणा। और शीतला माता मंदिर हरियाणा। और भूतों का मंदिर हरियाणा में है। उसके साथ बात करें तो मुक्तेश्वर मंदिर कहाँ पे है, मुक्तेश्वर मंदिर, स्वर्ण मंदिर, सब कहाँ पे, पंजाब में है। फिर सब क्या रखना है कि ब्रह्मा जी मंदिर, खाटू श्याम मंदिर, ठीक है, बालाजी मंदिर, करणी माता मंदिर, ये सब कहाँ पे है, किराडू मंदिर, ये सब कहाँ पे है, राजस्थान में है। फिर से आपको याद रखना है चार भुजा मंदिर, ये सब कहाँ पे है, राजस्थान में ही है। फिर से आपको याद रखना है यूपी का कुछ याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, जैसे काशी विश्वनाथ मंदिर, रंगजी मंदिर, ठीक है, राम जन्मभूमि मंदिर, हनुमानगढ़ी मंदिर, ठीक है, गोरक्षनाथ मंदिर, ठीक है, और अष्टभुजा मंदिर सब कहाँ पे है, भारत माता मंदिर सब कहाँ पे है, यूपी में है। आगे बात करते हैं, देखिए कुछ इंपॉर्टेंट मंदिर हमारे नई दिल्ली में है, जैसे अक्षरधाम मंदिर, ठीक है, किलकारी भैरव मंदिर, ये सब कहाँ पे है, नई दिल्ली में। फिर से लोटस टेम्पल कहाँ पे है, नई दिल्ली। और कालकाजी मंदिर, योग माया मंदिर सब नई दिल्ली में है। कुछ इंपॉर्टेंट मंदिर बिहार में, जैसे आप देखना है महाबोधि मंदिर, विष्णुपद मंदिर, अशोक धाम मंदिर, सुमेरा सूर्य मंदिर, ये सब कहाँ पे, बिहार में। विराट रामायण मंदिर, ये भी बिहार में है। और बात करते हैं मध्य प्रदेश में, तो याद रखना है कौन सा, ओंकारेश्वर मंदिर, ठीक है, और चतुर्भुज मंदिर, बड़ा गणेश मंदिर, सब कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। और आगे बात करता हूँ किसका, छत्तीसगढ़ का, याद रखना है चंद्रहासिनी मंदिर, से कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में। और झारखंड में आपको याद रखना है बैद्यनाथ मंदिर, कलेश्वरी मंदिर, से कहाँ पे, झारखंड में, ठीक है। और तमिलनाडु में याद रखिए मीनाक्षी मंदिर कहाँ पे है, मीनाक्षी मंदिर, महाबलीपुरम मंदिर, सब कहाँ पे है, तमिलनाडु में। और मीनाक्षी मंदिर का निर्माण किसने कराया था, तो पांडव के शासकों ने किया था। और बात करूँ जो नाम है बृहदेश्वर मंदिर, इसका निर्माण किसने कराया था, तो राज चोल ने करवाया था। और महाबलीपुरम नदी का निर्माण किसने कराया था, तो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने, किसने, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कराया था। उसके बाद बात करूँ तो कर्नाटक में याद रखिए विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पे, कर्नाटक में, ठीक है, विठल मंदिर, उडुपी मंदिर, सब कहाँ पे, कर्नाटक में है। फिर से केरल में याद रखिए सबरीमला मंदिर है, कहाँ पे, केरल में है। फिर से याद रखिए कौन सा, तो साईं बाबा मंदिर कहाँ पे, महाराष्ट्र में। त्र्यंबकेश्वर मंदिर महाराष्ट्र, ठीक है, सिद्धिविनायक मंदिर महाराष्ट्र। और कामाक्षी मंदिर कहाँ पे है, गोवा में। फिर से अग्नि मंदिर, बेलूर मठ, विष्णुपुर मंदिर, सब कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में। सोमनाथ मंदिर, द्वारकाधीश मंदिर, ठीक है, अंबाजी मंदिर, सूर्य मंदिर, सब कहाँ पे, गुजरात में। जगन्नाथ मंदिर, लिंगराज मंदिर, ठीक है, और राजा रानी मंदिर, सब कहाँ पे, उड़ीसा में। दोस्तों हमने फटाफट अंदाज में जितने सारे इंपॉर्टेंट मंदिर थे, कौन कहाँ पे, सबके बारे में पढ़ लिया। आशा करता हूँ कि आपको इससे बेहद ही लाभ मिलेगा। दोस्तों आपको इस आपकी सीरीज़ को अगर थोड़ा सा मेरा स्पीड थोड़ा मतलब आपको अगर हाई लग रहा होगा तो इसको थोड़ा सा लो करके भी सुन सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जितना बार इसे सुनिएगा देखिएगा उतना ही बार आपको याद रहेगा।
चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, महानदी बेसिन का विस्तार भारत के किस राज्य में नहीं है? तो ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, झारखंड और उड़ीसा। क्योंकि ऑप्शन हमें 4 दिए गए हैं, तो पहले इसके बाद बात करूँ राइट आंसर का, तो देखिए 17 क्या हो जाएगा आंसर? 17 हो जाएगा बी नंबर, मतलब उत्तर प्रदेश में नहीं है, जबकि छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में है। अब आइए, अब जो महानदी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डाटा देख लेते हैं। आपको याद रखना है, जो हमारी महानदी है उसका उद्गम स्थल कहाँ पे? मध्य प्रदेश के रायपुर जनपद में सिहावा के निकट ये निकलती है, और इसकी जो अन्य नदियाँ जो कहाँ मिलती है, जो कटक के निकट जाती है, और वहाँ पे विरूपा नाम की 2 धाराओं में बंटकर बंगाल खाड़ी में फाइनली गिरती है। इसकी जो सहायक नदी, इसका नाम देख लीजिए। महानदी की सहायक नदी का नाम याद रखना है आपको, शिवनाथ, हसदो, माड, जोंक, कोयाली, शंख, ओंग, तेल, ब्राह्मणी, लीलागर, मनियारी, सुरही, अमनेर। इसके इंपॉर्टेंट कुछ नाम है, आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर याद हम लोग क्या किए, महानदी से संबंधित जितनी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को देख लिए, कहाँ से निकलती है, सहायक नदी कौन सी है, ये कहाँ गिरती है, आपको इसको याद रखना है। आगे बात करते हैं, देखिए नेक्स्ट बात करते हैं, तो आपका इसमें जो जितने स्टेट है ना, एक बार इसको भी हम लोग देख लेते हैं अच्छे से, क्योंकि स्टेट से भी जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, एक बार उसको हम लोग क्या करेंगे, देख लेंगे। किसी भी एग्जाम क्वेश्चन बनते हैं कि कौन सा राज्य के कौन सा मुख्यमंत्री कौन है, ठीक है। अब क्या देखिए, जो हमारे ऑप्शन में क्या है, छत्तीसगढ़, ठीक है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि जो छत्तीसगढ़ में आपको क्या याद रखना है कि यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है और यहाँ के गवर्नर कौन है। तो चूँकि अभी भी क्या, अभी हाल ही में चेंज हुए हैं बहुत सारे, तो इसलिए आपको याद रखना है। याद रखिए यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, तो भूपेश बघेल, और यहाँ की जो गवर्नर है वो कौन है, बीबी हरिचंद्रन। कौन है? बीबी हरिचंद्रन। दूसरा कौन सा, हमारा उत्तर प्रदेश, जिसको आप याद रखिए। यहाँ के जो मैं बात करूँ मुख्यमंत्री कौन है, तो आपको बिल्कुल याद रखना है, यूपी का तो आपको सबको पता ही होगा। आपको याद रखना है यूपी कौन है, योगी आदित्यनाथ, ठीक है। और यहाँ के गवर्नर कौन है, आनंदीबेन पटेल। आगे बात करते हैं झारखंड का, तो झारखंड में आपको याद रखना है, झारखंड में आपको ये क्या याद रखना है, देखिए यहाँ की याद रखिए, यहाँ के सीएम कौन है, हेमंत सोरेन, और यहाँ के गवर्नर चेंज हो गए हैं, नया कौन गवर्नर है, सीपी राधाकृष्णन। कौन बने हैं, सीपी राधाकृष्णन। और आगे बात करता हूँ तो उड़ीसा का, तो उड़ीसा को याद रखिए। उड़ीसा में आपको याद रखना है इंपॉर्टेंट कि यहाँ के जो सीएम कौन है और यहाँ के गवर्नर कौन है। तो चलिए इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो आपको याद रखना है जो मेरा उड़ीसा है, ठीक है, तो उड़ीसा में आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या याद रखना है, उड़ीसा में याद रखना है नवीन पटनायक जो यहाँ के सीएम है, और प्रोफेसर गणेशी लाल क्या है, तो यहाँ के गवर्नर है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी भारतीय नृत्य शैली राजस्थान से संबंधित है? तो ऑप्शन सही क्या हो जाएगा, आपको याद रखना है कलबेलिया, ठीक है। अगर और नाम देख लीजिए, कलबेलिया, कथक, भरतनाट्यम, ओडिसी। सही आंसर क्या हो जाएगा, कलबेलिया ये है। लेकिन अब चूंकि यहाँ पे बात हो रही है कि भारतीय नृत्य शैली से क्वेश्चन पूछा गया है, इसीलिए यहाँ पे सबसे स्मार्ट तरीका क्या है कि हम लोग को इस भारतीय नृत्य शैली को तुरंत अभी पढ़ लेंगे फटाफट अंदाज में, ताकि आपको सारी शैली जितने भी नृत्य हैं सबके इम्पोर्टेंट्स अभी कुछ ही समय में आप उसको देखेंगे। इसलिए तो आपको याद रखना है, जो हमारा भरतनाट्यम आपको याद रखना है, ये कहाँ का है, तो आपको बिल्कुल इसमें नहीं भूलना है, ठीक है। भरतनाट्यम से कलाकार, तो भरतनाट्यम कहाँ का आपको याद रखना है, कहाँ का दोस्तों, तमिलनाडु का। कुचिपुड़ी आपको याद रखना है, फिर से उड़ीसी याद रखना है। कथकली कहाँ का, केरल का। कथक कहाँ का, यूपी का, ठीक है। मणिपुर मणिपुरी का, ठीक है। और मोहिनीअट्टम आपको बिल्कुल याद नहीं भूलना है, कहाँ का है, केरल का। तो कुछ इंपॉर्टेंट है और जिसको आपको याद ही रखना है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट नाम है, इस सबसे पहले जो भी इसके जो कलाकार हैं उसके भी नाम से हम देख लेंगे तो अच्छा रहेगा। जैसे कथक के नाम याद रखिए, बिरजू महाराज, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये साथ में भरतनाट्यम का भी आपको नाम याद रखना है, और उड़सी का, तो कुछ कलाकार है इसका नाम आपको हमेशा याद रखना है। भरतनाट्यम का याद रखना है कौन सा, तो यामिनी कृष्णमूर्ति, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, यामिनी कृष्णमूर्ति, ठीक है, यामिनी कृष्णमूर्ति। और सोनल मान सिंह, ठीक है, ये सब किससे संबंधित हैं, तो भरतनाट्यम से संबंधित है। और कथक सबको अब पता ही है, बिरजू महाराज, उसे सब याद रखना है। उड़ीसी से, तो उड़ीसी में कौन है आपको याद रखना है, केलुचरण महापात्र। क्या नाम है, केलुचरण महापात्र, उड़ीसी से संबंधित है। बढ़ते हैं क्वेश्चन में। अगला हमारा क्वेश्चन कौन सा है, तो देखिए आपको याद रखना है अगला क्वेश्चन कौन सा है, निम्नलिखित में से कौन डैश को छोड़कर सभी भारत के स्वतंत्रता सेनानी हैं जिन्हें 23 मार्च 1931 को लाहौर षड्यंत्र में फांसी दी गई थी? ऑप्शन ए सुखदेव, ऑप्शन बी राजगुरु, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी भगत सिंह। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा दोस्तों, आपको पता होगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी नहीं थे उसमें। अब चूँकि बात हो रही है किसकी, 23 मार्च 19
31 की लाहौर सल्तनत में। तो आपको एक इसमें एक और आदमी थे, आपको नाम याद रखना है। लाहौर सल्तनत में एक और थे, इनका नाम था क्या, जतीन दास। क्या नाम था दोस्तों, जतीन दास नाम था। इन्होंने भूख जेल में उनकी जो कि जेल हुई थी इसी कांड के तहत, तो वो क्या किए थे, वो भूख हड़ताल के कारण अपना प्राण त्याग दिए। तो क्वेश्चन पूछता है कि कौन से ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्होंने भूख भूख हड़ताल करके अपनी प्राणों को त्याग दी थी। तो नाम क्या रखिए, कौन सा, जतीन दास, कौन नाम था, जतीन दास। और जो मेरे ये राजगुरु सुखदेव, ठीक है, भगत सिंह, तीनों को फांसी हुई थी, आपको याद रखना है। और दोस्तों आपको ये भी याद रखना है कि जो भारत के, अब क्वेश्चन पूछता है कि हमारे भारतीय जो क्रांतिकारी थे उनमें सबसे पहले फांसी किसको मिली थी, मतलब सबसे कम एज में। तो आपको याद रखना है वो कौन थे। तो उनका नाम बिल्कुल नहीं भूलना है, ठीक है। वो कौन दोस्तों, तो वो थे खुदीराम बोस। खुदीराम बोस को फांसी सबसे कम एज में हुई थी। लगभग जब उनका फांसी हुआ था तो लोग कितने थे, तो वो थे 18 वर्ष, ठीक है, 18 वर्ष, ठीक है, 8 महीने और 8 दिन, ठीक है, 18 वर्ष 8 महीने 8 दिन के थे। कौन, खुदीराम बोस। सबसे कम एज में उनकी फांसी हुई थी, तो याद रखना है। अब चूँकि यहाँ पे बात हो रही है किसकी, महात्मा गांधी की, तो इनके बारे में हम लोग अब एक और याद रखिए, भगत सिंह ना, ये दिए थे नारा किसका, इंकलाब जिंदाबाद, किसका, इंकलाब नारा जिंदाबाद दिए थे नारा। और आपको जितनी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है महात्मा गांधी में आए उसको थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि महात्मा गांधी बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। इससे एग्जामिनेशन में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं बार बार, उसको देख लेते हैं। ये देखते हैं महात्मा गांधी के बारे में। आपको याद रखना है कि महात्मा गांधी को ये जो आपको याद रखना है कि भारतीय जो केसर हिंद था, उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान उनको उपाधि मिली थी, जिसको उन्होंने 13 अप्रैल 1919 को जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हो गया तो उन्होंने इसको लौटा दिया था, ठीक है। और आधुनिक युग के बात करूँ तो आधुनिक युग में भी, आधुनिक युग के राष्ट्रपति किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है। और आगे मैं बात करूँ तो गांधी जी को बाबू किसने कहा था, तो CF एंड्रयूज और जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। गांधी जी को देशद्रोही फकीर किसने कहा था, तो विंस्टन चर्चिल ने कहा था। और महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था, सुभाष चंद्र बोस ने। और अर्धनगर फकीर किसने कहा था, विंस्टन चर्चिल ने। और वन मैन बाउंड्री फोर्स किसने कहा था, लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा। और महात्मा किसने कहा था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर। आपको इतने सारे फैक्ट्स याद रखना है। और उनकी कुछ पुस्तक है आपको याद रखना है, जैसे सत्य के साथ मेरा प्रयोग, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, ठीक है, हिंद स्वराज, ठीक है। अब ये सब उनकी पुस्तक, उसको नाम आप याद रखिए। कुछ उनके समाचार पत्र भी हैं, जैसे इंडियन ओपिनियन, ठीक है, और यंग इंडिया, हरिजन, ये सब किनके हैं, महात्मा गांधी के, आपको याद रखना है। और ये भारत प्रथम बार कब आए थे, तो आपको भी याद रखना है कब आए थे, 9 जनवरी 1915 को इंडिया आए थे। जब आए तो उसके बाद से वो हमारे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में कूद पड़े थे, और काफ़ी सारे आंदोलन, उनका पहला आंदोलन कहाँ से हुआ था, चंपारण आंदोलन 1917 में, आपको भी याद रखना है, ठीक है। तो इससे इतनी सारी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको याद रखनी है महात्मा गांधी से, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, समीर भारत की लोकसभा चुनाव लड़ना चाहता है, ये किस आयु में ऐसा कर सकता है, 18 वर्ष, 25 वर्ष, 21 वर्ष, 30 वर्ष। आपको ये भी याद रखना है दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 25 वर्ष, ठीक है। ये अच्छा, जो लोकसभा है उसके लिए कितना, 25 वर्ष। अगर क्वेश्चन पूछे किसके लिए, राज्यसभा के लिए, राज्यसभा कितना हो जाएगा, 30 वर्ष, ठीक है। अच्छा, ये भी आपको याद रखना है कि कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद इससे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। जैसे आपको याद रखना है, एक ट्रिक मैं बताता हूँ, स र ला, ठीक है। तो स से संसद, र से राज्यसभा, ला से लोकसभा, तीनों का अनुच्छेद याद रखिए, कौन होता है, याद रखिए कौन सा, 79, 79, कौन सा दोस्तों, एक बार फिर से देखिए, स र ला, ठीक है। तो कौन सा आपको याद रखना है, 79, 80, 81, ये तीनों अनुच्छेद से संबंधित है। तो 79 संबंधित किस है, संसद से, 80 है राज्यसभा से, 81 है लोकसभा से। तीनों याद रखिए, क्वेश्चन बनते हैं में सरला से, सरला याद रखिए, याद रहेगा 79, 80, 81 सरला, ठीक है। और आपको याद रखना है, चलिए इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट थे उसको मैं नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सा हमारा, 21 नंबर। निर्मला सीतारमन ने नवंबर 2021 में डैश लोगों के लिए तेजस्विनी योजना शुरू की, राजस्थान, पंजाब, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर। इसका आंसर क्या है दोस्तों, आपको इसको याद रखना है। D नंबर किसके लिए, जम्मू कश्मीर के लिए। अब देखिए, अब जो कि बात हो रही है हमारी 4 राज्यों की, तो आइए इस 4 राज्यों के हम लोग जो गवर्नर और CM को देख लेते हैं, क्योंकि जो कि लेटेस्ट अपॉइंट हुए, क्योंकि इसे क्वेश्चन एग्जाम में डेली पूछा जाता है। आपको याद रखना है दोस्तों, जो हमारा राजस्थान है। तो पहले बात करते हैं किसके बारे में, राजस्थान के बारे में। तो यहाँ पे याद रखिए
ठीक है। यहाँ के जो सीएम है कौन है, अशोक गहलोत, ठीक है। और यहाँ गवर्नर कौन है, कलराज मिश्र। उस बात करें किसका, पंजाब का। तो पंजाब में आपको बिल्कुल याद रखना है कि पंजाब से भी क्वेश्चन इस एग्जाम में बनते हैं, जैसे आपको याद रखना है भागवत, क्या भागवत मान यहाँ के कौन है, सीएम है। और बनवारी लाल पुरोहित कौन है, यहाँ के कौन है, गवर्नर है, ठीक है। उसी से बात करूँ कर्नाटक का, तो कर्नाटक में याद रखिए बसवराज बोम्मई यहाँ के सीएम है। और इससे राज्यपाल कौन है, थावरचंद्र गहलोत, कौन है, थावरचंद्र गहलोत। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है? जम्मू कश्मीर। तो यहाँ भी आपको याद रखना है, यहाँ के जो यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे उप राज्यपाल होते हैं वो कौन है, मनोज सिन्हा, ठीक है, मनोज सिन्हा। और लद्दाख के आपको कौन है, तो आपको वो भी याद रखना है, राधा कृष्ण माथुर, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा कौन सा है, तो देखिए पारदूदू डैश के कारण होने वाला रोग है, तो जीवाणु, विषाणु, अनुवांशिक विकार और कवक। चूंकि इसमें 4 प्रश्न पूछे गए हैं, तो हम लोग सबसे पहले इसका आंसर देख लेते हैं 22 नंबर का। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर कौन सा, डी नंबर, क्या हो जाएगा, कवक, कवक से, ठीक है। अब चूंकि हम लोग इसमें देखिए ऑप्शन हमको मिल गया, क्वेश्चन कैसे पूछा गया है, रोग से। तो रोग से इसमें तो क्वेश्चन पूछा गया है कवक से बस, लेकिन हो सकता है कि क्वेश्चन जीवाणु से पूछ लिया जाए या विषाणु से पूछ लिया जाए। तो हम लोग इन सारी डाटा को एक बार देखेंगे, पूरे एकदम ऑपरेशन साथ पढ़ेंगे। जैसे देखिए आपको याद रखना है, विषाणु का खोज किसने किया था, कौन से, इवानोस्की ने, किसने, इवानोस्की ने। जीवाणु खोज किया था एंटोनी लिवेनहॉक, ठीक है, याद रखना है। और जो अनुवांशिक का आपको याद रखना है, इससे संबंधित जो आपको रोग होते हैं उसके बारे में आपको पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए क्या हो गया, हीमोफीलिया, वो क्या है, वो एक अनुवांशिक रोग है, आपको इसको याद रखना है, ठीक है। और अब चलिए तो एक बार हम लोग जितने भी सारे रोग हैं जो कि जीवाणु से होते हैं, विषाणु से होते हैं, कॉक्स होते हैं, ठीक है, प्रोटोजुआ से होते हैं, सबको एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे किसे, तो जीवाणु से आपको याद रखना है। जीवाणु संरोग में एक बार बस एक बार नाम मैं बोलता हूँ, आप ध्यान से सुनते जाइए, ठीक है। जैसे टिटनस, ठीक है, जीवाणु संरोग बता दें, टिटनस, हैजा, टाइफाइड, क्षय रोग, डिप्थीरिया, प्लेग, खांसी, निमोनिया, कोड, गोनेरिया और सिफिलिस। ये सारे रोग किससे होते हैं, जीवाणु से। एक बार फिर सुनिए, टिटनस, हैजा, टाइफाइड, क्षय रोग, डिप्थीरिया, प्लेग, काली खांसी, निमोनिया, कोड, गोनेरिया, सिफिलिस, ये सब किससे होता है, जीवाणु से आते हैं। अब नाम सुनिए किसका, विषाणु का। तो देखिए विषाणु से रोग कौन होता है, तो एड्स होता है, डेंगू ज्वर, पोलियो, इन्फ्लुएंजा, चेचक, छोटी माता, गलसोथ, खसरा, ट्रिकोमा, हेपेटाइटिस, रेबीज, मेनिंजाइटिस और हर्पीज, ये सब किससे होता है, विषाणु से। आपको इसका नाम याद रखना है। चलिए अब बात करते हैं किसका, कुछ कुछ अनुवांशिक रोग भी हैं, उसका भी नाम आपको याद रखना है। जैसे हीमोफीलिया हो गया, उसके बाद से टर्नर सिंड्रोम हो गया, डाउन सिंड्रोम, में से कैसे होता है, ये सब कौन रोग है, अनुवांशिक विकार हो गया, ठीक है। और आगे बात करते हैं किसके, तो नाम याद रखिए से कॉक से। तो कॉक्स में रोग कौन कौन से हैं, उसका देख लीजिए, दम्मा, एथ्रिट फूट, खाज, गंजापन, दाद, ये सब किससे होता है, रिंग वर्म, ये सब होता है किससे, कॉक से। अगर बात करूँ किस प्रोटोजुआ से, तब याद रखना है मलेरिया, पायरिया, सोनक बीमारी, पेचिस और कालाजार, ये सब किससे होता है, ये होता है सब किससे, परजीवी, मतलब किससे, ये होता है प्रोटोजुआ से। तो जितने भी दोस्तों इंपॉर्टेंट नेम था, जीवाणु से होने वाला, विषाणु से होने वाला, कॉक से, प्रोटोजुआ से, सबको मैंने देख लिया। और इससे आपको अगर मतलब जितने भी इंपॉर्टेंट रोग थे इससे क्वेश्चन बनते हैं बार बार, इसलिए आपको ध्यान से इसको लर्न कर जाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा कौन सा है, देखिए भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धार्मिक मामलों में प्रबंधन की क्षमता प्रदान करता है, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 23, ठीक है। तो इसमें आपका सर बता दूँ राइट आंसर क्या हो जाएगा, 23 का क्या हो जाएगा, 23 का हो जाएगा कौन सा, बी नंबर, कौन सा, अनुच्छेद 26। अब जो कि बात हो रही किसकी, धार्मिक स्वतंत्रता की। और चूंकि ये क्या है, ये हमारा मौलिक अधिकार था, आपको याद रखना है। जो मेरा मौलिक अधिकार है वो कहाँ से लिए गए हैं, तो याद रखना है कहाँ से, यूएसए से लिया गया है। किससे, यूएसए से, मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। और मौलिक अधिकार के बारे में बात करूँ तो ये कहाँ से है, तो आपको 12 से लेकर कहाँ तक है, 35 तक है, याद रखना है, ठीक है। और किस भाग में है, तो आपको याद रखना है, जितनी इंपॉर्टेंट भाग है वो भी आपको याद रखना है। भाग किस में है, मौलिक अधिकार कहाँ पे है, तो मौलिक अधिकार हमारा भाग 3 में है, आपको भी याद रखना है, ठीक है। और आइए अब हम जितनी इंपॉर्टेंट इसमें जो अनुच्छेद है उसके बारे देख लेते हैं, धार्मिक, धर्म से संबंधित। ठीक, अनुच्छेद 25 जो हमारा धार्मिक जो हमारा अधिकार है वो कहाँ से कहाँ तक है, तो अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक। अनुच्छेद 25 में क्या कहा गया है, धर्म को मानने, आचरण या प्रसार का अधिकार,
अनुच्छेद 26 में क्या कहा गया है, धर्म के प्रबंधन का अधिकार। अनुच्छेद 27 में क्या कहा गया है, धार्मिक कार्य के लिए धन पर कर नहीं, कोई टैक्स नहीं लगेगा। अनुच्छेद 28 में क्या कहा गया है कि धार्मिक शिक्षा और उपासना के उपस्थिति होने की स्वतंत्रता। मान लीजिए आप कहीं भी स्कूल खोल के कोई धार्मिक शिक्षा या गीता कुरान वगैरह ये सब का क्लास दे सकते हैं, ये कहा गया अनुच्छेद 28 में। और अब मैं बात करूँ अनुच्छेद 21 में, तो अनुच्छेद 21 में क्या कहा गया, आपके भी याद रखना है। इसमें जो जीवन का अधिकार है वो दिया गया है। और इसमें ये कहा, इसकी एक और है अनुच्छेद 21 का ए, इसमें कहा गया है कि ए में क्या कहा गया है, क्या कहा गया कि 6 से 14 वर्ष के जितने भी बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना। ठीक है, जो इसको कब लागू किया गया था, तो इस लागू किया 2002 में 86 अमेंडमेंट द्वारा। ठीक है, और बात करूँ थर्ड नंबर क्या, अनुच्छेद 20 के भी देखना। अनुच्छेद 20 में क्या कहा गया है, तो ये अपराध दोष सिद्धि से संबंधित इसमें क्या कहा गया है, संरक्षण दिया गया है। और अनुच्छेद 23 है, तो क्या देखना है, अनुच्छेद 23 में क्या है, तो मानव व्यापार या जबरन बंधुआ मजदूर को आप किसी से नहीं करा सकते, ये कहा गया है, अनुच्छेद 23 में कहा गया है। ठीक है, और 24 में क्या, आप थोड़ा सा देख लीजिए, तो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को श्रम पर रोक लगा, किसी 24 में या 23 में, कि आप किसी को अपने जबरदस्ती उसको बंधुआ मजदूरी बना के नहीं रख सकते, 23 में कहा गया। ठीक है, जितनी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद थे उसके बारे में यहाँ पे जो दिए ऑप्शन में सबका हमने देख लिया, किसका मतलब क्या, किस में क्या कहा गया है। ठीक है, और आपको ये भी याद रखना है कि हमारा जो मौलिक अधिकार है वो कहाँ से कहाँ तक, 12 से 35 तक है। और चलिए ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। दोस्तों जैसे जैसे क्वेश्चन आता जाएगा ना, उसके हिसाब से हम लोग पढ़ते जाएंगे। जैसे क्या होगा कि जो भी डिटेल्स है ऑप्शन के साथ, उसको हम लोग क्या करेंगे, अपने माइंड से उसको कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, और लंबे समय तक याद रख पाएंगे। इनमें से किससे मिस यूनिवर्स 2021 का ताज पहनाया गया है, तो ऑप्शन ए एडलाइन कैसलिनो इंडिया मेजा और नादिया फरेरा हरनाथ संधू। इसका सेंस कहा जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा कौन सा, वो जगह 4 नंबर, कौन सा, हरनाथ संधू इज़ द राइट आंसर। ठीक है, अब जो कि बात हो रही है किसकी, सौंदर्य पुरस्कार की, मिस यूनिवर्स का, तो आइए इस बार हम कुछ डिटेल्स देखते हैं। तो आपको याद रखना है, जो हमारा 17वां मिस यूनिवर्स 2021 का हुआ था कार्यक्रम, उसमें विजेता कौन है, हरनाथ संधू, जो कि अभी ऑप्शन में दिया हुआ है, पंजाब की हैं। और ये मिस यूनिवर्स खिताब जीतने वाली तीसरी भारतीय महिला है। और पहली कौन थी, लारा दत्ता, कौन थी, लारा दत्ता, नहीं पहली कौन थी, सुष्मिता सेन। ठीक है, दूसरी कौन थी, लारा दत्ता। ठीक है दोस्तों, और यहाँ में दिया ना इंडिया मेजा, तो ये 69 मिस यूनिवर्स किताब जीती हैं 2020 में, जो कहाँ की है, मैक्सिको की, कहाँ की है, मैक्सिको की है इंडिया मेजा, इनको 2020 में दिया गया, तो याद रखना है। और कुछ इंपॉर्टेंट नाम जैसे देखिए, मिस यूनियन डिवाइन किसे दिया गया है, तो पल्लवी सिंह, भारत की हैं। और मिसेज इंडिया वर्ल्ड 2022-23 में किसे दिया गया, सरगम कौशल, जो कि जम्मू की हैं। ठीक है, नाम याद रखना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम है, इसको याद रखिए। और मिसेज वर्ल्ड 2022 किसे किया गया, तो साइलिन फोर्ड, जो कहाँ की, अमेरिका की है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन भारत की अंतिम जीवित सधीर नर्तक है जिसे 2022 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया है। ठीक है, पद्म श्री से सम्मानित किया गया है। तो आर मुकुट नलाल, मजप्पा जगती, रुक्मिणी देवी और अरुंडेल और वैशाली मोहंती। आइए, चूँकि बात हो रही है किसका, नर्तक से, तो इतने इंपॉर्टेंट नृत्य हैं वो जो भी करने वाले लोग हैं उनको एक बार देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। जैसे देखिए, आप याद रखना है, चूँकि 8 टोटल कितने हैं, 8 शास्त्रीय नृत्य है। कौन कौन, भरतनाट्यम जो कि तमिलनाडु में, आपको इसका याद रखना है, मोहिनीअट्टम केरल, कथक उत्तर प्रदेश, उड़ीसी उड़ीसा, मणिपुरी मणिपुर, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश और सत्रिया कहाँ का, असम का, कथकली कहाँ का, केरल का। ठीक है, अब इसके संबंधित नेम को देख लेते हैं, नेम जो देख जो इंपॉर्टेंट एग्जाम पूछाते हैं। जैसे भरतनाट्यम, याद रखिए, भरतनाट्यम कुछ इंपॉर्टेंट नाम है, जैसे गोविंद शांता। ठीक है, यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मान सिंह। ठीक है, रुक्मणी देवी अनुडेल, लीला सैमसंग, मृणाली साराभाई। ठीक है, पद्मा सुब्रमण्यम, बिस्मानो बिसानो रामगोपाल, पद्मिनी प्रियदर्शनी, ये सब किस संबंधित है, तो भरतनाट्यम से। उस बार से देखिए कुछ और नाम है, जैसे जैसे आपको याद रखना है और कुछ नाम है, जैसे आपको याद रखना है कौन सा, तो कुचिपुड़ी, तो कुचिपुड़ी नाम देखिए, अर्पणा सीतासन, राधा रेड्डी, सपन सुंदरी, शोभा नायडू। ठीक है, सब किसे, कुचिपुड़ी से। उड़ीसा से याद रखिए, केलुचरण महापात्र कहाँ से, उड़ीसा से संबंधित हैं। उड़ीसा याद रखिए, कथकली से नाम याद रखिए कौन सा, तो मृणाली साराभाई। ठीक है, नारायण मेनन, उदय शंकर, कृष्ण नायर, ये सब किससे हैं, कथकली से हैं। और मैं बात करूँ तो कथक से याद रखिए, बिरजू महाराज। ठीक है, लच्छू महाराज, सितारा देवी, सब किससे हैं, कथक से हैं। मणिपुरी की बात करूँ तो मणिपुर में याद रखिए, नैना झावेरी, सुवर्णा झावेरी, नल कुमार सिंह। ठीक है, ये सब किससे हैं, मणिपुरी से हैं।
और आगे आप कहते हैं मोहिनीअट्टम से याद रखिए भारत शिवाजी, रागिनी देवी और हेमा मालिनी। ठीक है, इसे है मोहिनीअट्टम से। सत्रिया श्रीमत शंकरदेव, सगरदीप शौकिया। ठीक है, और प्रभात शर्मा, गहन चंद्रा, इस किससे हैं? सत्येंद्र से, जो कि यहाँ का है, आसाम का है। ठीक है दोस्तों, तो ये जितने इंपॉर्टेंट शास्त्रीय नृत्य था उसके बाद हम लोग यहाँ पे पढ़ लिए। ठीक है, जो क्वेश्चन से पूछा गया है और इससे कौन कौन संबंधित है व्यक्ति, उनका नाम पढ़ लिए। तो दोस्तों ये हमारा टोटल आज का कंप्लीट हो गया एक सेट, जिसमें 25 क्वेश्चन कर लिए पूरे डिस्कशन के साथ में। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक जरूर कीजिएगा, और साथ में अगर कोई कमी हो वीडियो में, कुछ आप इंप्रूवमेंट चाहते हैं तो उसको कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, मैं इसको फॉलो करूँगा, क्योंकि दोस्तों मेरा फर्स्ट वीडियो है, तो आप भी समझ सकते हैं कि थोड़ा सा ये अंदर से थोड़ा सा ये होता है। तो उतना मैं ये चूँकि उतना मेरा एक्सपीरियंस नहीं है वीडियो बनाने का, तो हो सकता है कहीं कुछ कमी हो जाए, उसको मुझे ज़रूर बनाइएगा। बाकी जहाँ तक मेरा कंटेंट का सवाल है, मैंने अपने से भरपूर प्रयास किया है कि अपनी तरफ से बेस्ट दूँ आपको। ठीक है, और भी इसमें क्या इम्प्रूव हम लोग कर सकते हैं, आप उसको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेट में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, इंजॉय करते रहिए। ठीक है, और साथ में अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए। धन्यवाद।